एक दिन अचानक आसमान फट गया। बैट जैसी विंग्स वाले मॉन्स्टर्स हवा में उड़ते हुए पूरे शहर को जलाने लगे। लाल आंखों वाले अनडेड क्रीचर्स सड़कों पर दौड़ते हुए इंसानों को नोचने लगे। चारों तरफ आग थी, धुआं था और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। नरेटर बताता है कि गेट से निकले मॉन्स्टर्स ने सिर्फ एक ही रात में पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। लेकिन इस तबाही को रोकने वाले भी आए, सिस्टम की पावर से जागे हुए हंटर्स। गेट्स क्लियर करते करते ये हंटर्स लगातार और ताकतवर होते गए, 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक। और नरेटर समझाता है कि जो हंटर्स 9 स्टार तक पहुंचे और कॉन्स्टलेशंस का आशीर्वाद पाया, उन्होंने 7 ग्रेट फैमिलीज की स्थापना की और पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। एक ग्रैंड हॉल में बड़े बड़े बैनर्स लटक रहे हैं। पावर सिर्फ उन्हीं के पास थी, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसने किसी कॉन्स्टलेशन का आशीर्वाद नहीं लिया, अकेले, सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी ताकत के दम पर। और नरेटर धीरे से बताता है कि एमसी हिस्ट्री का पहला इंसान था जो बिना किसी कॉन्स्टलेशन के 9 स्टार हंटर बना। लेकिन जापान के अखबारों में उसकी तस्वीर छप गई। हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही थी, मिरेकल ऑफ द फार ईस्ट, अ 9 स्टार हंटर इज बॉर्न इन जापान। उसके पीछे स्केलेटन्स की पूरी आर्मी खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। 7 ग्रेट फैमिलीज उसे देख रही थी, कॉन्स्टलेशंस उसे देख रहे थे। और एमसी अंदर ही अंदर सोचता है कि 7 ग्रेट फैमिलीज और कॉन्स्टलेशंस की नजर उस पर टिक चुकी थी। टूटे हुए शीशों के बीच खड़ा एमसी उस सोच का जवाब खुद ही दे देता है। वो समझ चुका था कि उनकी नजरों में वो एक ऐसी थ्रेट था जो कोलैप्स ऑफ ऑर्डर ला सकती थी। फिर पूरा शहर जल रहा था, बिल्डिंग्स आग में डूबी हुई थी, आसमान नारंगी हो चुका था और चीखें कब की खामोश हो चुकी थी। एमसी जमीन पर गिरा हुआ था, खून से सना हुआ, कपड़े फटे हुए, सांसें टूट रही थी। वो धीरे से खुद से कहता है, मुझे मारने के लिए, एक 9 स्टार हंटर को गिराने के लिए। उसकी आवाज धीरे धीरे गुम हो जाती है। उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच थी, खून से लथपथ, जिसका ग्लास टूट चुका था, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं। और नरेटर बताता है कि 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक, यूरेशिया पर सुपरमेसी के लिए लड़ने वाली मैजिकल डायनेस्टी द रोमनॉफ फैमिली आखिरकार आ पहुंची थी। और उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। वो दांतों को भींचते हुए अंदर ही अंदर बोलता है, वो हरामजादा डिमित्री। मलबे के ऊपर एक बूढ़ा बैठा हुआ था, लाल रोब, नीली आंखें, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। वो एमसी को इस तरह देख रहा था जैसे कोई कीड़े को देखता है। नीली आंखें सीधा एमसी पर टिक जाती हैं और डिमित्री ठंडी आवाज में कहता है, तो यही तेरा अंत है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपनी ताकत के दम पर 9 स्टार तक का सफर तय किया था। और नरेटर उसका परिचय देता है, 9 स्टार हंटर, अवतार ऑफ ओडिन, सॉर्सरर किंग, डिमित्री आंद्रेयेविच रोमानॉफ। और वो कहता है, एक अनडेड किंग जो अकेले 7 ग्रेट फैमिलीज और कॉन्स्टलेशंस की पावर को चैलेंज कर सके, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक थ्रेट है। एक पल की खामोशी छा जाती है। फिर डिमित्री आगे बोलता है, और वैसे भी 7 ग्रेट फैमिलीज पहले ही एक दूसरे को रोकने में बिजी हैं। मतलब साफ था, एमसी को जीने का कोई हक नहीं दिया जाने वाला था। लेकिन एमसी चुप नहीं रहता। खून से सना हुआ चेहरा, आंखें अब भी जल रही थीं। वो दांतों को भींचते हुए पूछता है, क्या इसलिए क्योंकि मेरे पास किसी कॉन्स्टलेशन का आशीर्वाद नहीं है? एक पल रुकने के बाद वो और तेज आवाज में बोलता है, या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी 7 ग्रेट फैमिलीज का कुत्ता बनने से मना कर दिया? डिमित्री जोर से हंस पड़ता है। उसके चेहरे पर वही ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी। चलो दोनों ही सही मान लो। एमसी की एक आंख खून की वजह से बंद होने लगी थी, लेकिन दूसरी आंख अब भी सीधा डिमित्री पर टिकी हुई थी। और एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, क्या बकवास है ये सब। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा था। डिमित्री की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम नेक्रोमांसर्स, तुम प्रोविडेंस को डिफाई करते हो। उसकी आंखें और ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो मरे हुए लोगों को कंट्रोल करके दुनिया के नेचुरल ऑर्डर को कुचलते हो। बैकग्राउंड में आग जल रही थी, रुइंस बिखर चुके थे, लेकिन डिमित्री बिल्कुल शांत खड़ा था। डिमित्री अपना हाथ उठाता है जैसे कोई एक सिंपल फैक्ट समझा रहा हो। वो कहता है, कॉन्स्टलेशंस तुमसे नाराज हैं, उन्हें तुम्हारा सर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर वो सीधा एमसी की आंखों में देखकर बोलता है, अगर लोग तुम्हारी तरह खुद की ताकत से इतने स्ट्रांग बनने लगे तो कॉन्स्टलेशंस का पर्पस ही क्या रह जाएगा? एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये सच था, और शायद सबसे डेंजरस सच भी। अचानक डिमित्री का रोब गोल्डन लाइट से चमक उठता है। उसका हाथ आसमान की तरफ उठता है। ओडिन की डिवाइन पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। 9 स्टार हंटर्स की बैटल में कॉन्स्टलेशन की पावर ही विनर डिसाइड करती है। गोल्डन लाइट और तेज हो जाती है, लेकिन तुमने एक ऐसी पावर चुनी जो लाइफ और डेथ दोनों को डिफाई करती है, इसीलिए कॉन्स्टलेशंस ने तुम्हें ठुकरा दिया। तभी स्क्रीन पर शब्द भरते हैं, 9 स्टार हंटर, नेक्रोमांसर, अनडेड किंग, एमसी। वो घुटनों पर था, खून में डूबा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी हारी नहीं थीं। तभी एमसी धीरे से मुंह खोलता है और कहता है, तू ओडिन की पावर के पीछे छुपकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। फिर वो सीधा पूछता है, जानता है मैंने इतनी देर तक तेरी सारी बकवास क्यों सुनी? पहली बार डिमित्री के चेहरे का एक्सप्रेशन हल्का सा बदलता है और उसी पल एमसी अपना एक हाथ उठाता है, सिर्फ एक हाथ, और पूरी जमीन कांप उठती है।
काली और नीली डार्क एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है, जैसे रात खुद उसके अंदर से बाहर आ रही हो। स्क्रीन पर लिखा आता है डार्क मैजिक रीजनरेशन लूनर एक्लिप्स। दिमित्री ये सब देखता है और पहली बार उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसके हाथ से ओडिन की डिवाइन पावर का गोल्डन ब्लास्ट निकलता है और वो कहता है यही तेरे और मेरे बीच का असली फर्क है। डार्क एनर्जी अब एमसी के पूरे जिस्म में दौड़ रही थी। नीली फ्लेम्स, काली ऑरा, प्योर डार्कनेस। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थीं। अब वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं लग रहा था, वो कुछ और ही बन चुका था, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। और वो धीरे से कहता है अभी दिखाता हूं तुझे। अचानक जमीन फटने लगती है, स्केलेटन्स बाहर निकलने लगते हैं, बोन्स, स्कल्स ब्लू फ्लेम्स में जलते हुए। एमसी की अनडेड आर्मी। और तब एक और स्किल एक्टिवेट होती है, ट्रांसेंडेंटल स्किल डेथ फील्ड। पूरा बैटलफील्ड डार्क पर्पल एनर्जी से भर जाता है। डेथ का एक भयानक वोटेक्स हर तरफ फैलने लगता है। एमसी उस वोटेक्स के बीच खड़ा था, हाथ आसमान की तरफ उठा हुआ, और दिमित्री पहली बार सीधा ऊपर देख रहा था। ये वो एमसी नहीं था जो कुछ देर पहले खून में पड़ा हुआ था। ये वो एमसी था जो मौत के बाद भी लड़ना जानता था। लेकिन तभी जमीन के नीचे से आवाजें आने लगती हैं। एक नहीं, दो नहीं, डजन्स। लाल आंखों वाले स्केलेटन्स अंधेरे से बाहर निकलने लगते हैं। एमसी उनके बीच खड़ा था, अकेला, टूटा हुआ, लेकिन अपनी पूरी आर्मी से घिरा हुआ, बिल्कुल एक सच्चे अनडेड किंग की तरह। दिमित्री की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा देता है और कहता है सोचा नहीं था इतनी पावर अभी भी बची होगी तेरे अंदर। फिर वो अपना हाथ उठाता है, गोल्डन एनर्जी फिर से फ्लेयर करती है और दिमित्री बोलता है इस केस में मैं तुझे अपना सबसे पावरफुल मैजिक दिखाऊंगा। उसके हाथ से एक विशाल गोल्डन ब्लास्ट निकलता है, इतना ब्राइट, इतना पावरफुल कि पूरा बैटलफील्ड गोल्डन लाइट में डूब जाता है। और दिमित्री गरज कर कहता है अनडेड किंग, मैं तेरी सोल को भी मिटा दूंगा। एक गोल्डन पिलर ऑफ लाइट सीधा आसमान तक जाता है। दिमित्री नीचे खड़ा है, रोब हवा में उड़ता हुआ। वो गॉड नहीं है, लेकिन इस वक्त वो गॉड जैसा लग रहा है। और तब एमसी को समझ आता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है क्या वो ओडिन्स आई यूज करने वाला है। फिर एमसी खुद अपने आप से कहता है डेथ फील्ड काफी नहीं होगा इसके अगेंस्ट। तो फिर स्क्रीन पर लिखा आता है एब्सोल्यूट इनकैंटेशन ओडिन्स आई, और साथ में ट्रांसेंडेंटल मैजिक लॉर्ड ऑफ वर्मिलियन। एक रेड ब्लेजिंग आई आसमान में जाग उठी और नीचे एमसी गिरा हुआ है। ऊपर से डेथ आ रही है, प्योर रेड। कोई फिगर नहीं है, कोई फेस नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन। रेड स्लैशेस, ब्लैक टीयर्स, व्हाइट लाइट, जैसे टाइम खुद कट रहा हो। और तब एक चीज जो डिमिट्री ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एमसी मुस्कुराया, खून से भरा हुआ चेहरा, आंखें बंद होने की कगार पर, लेकिन वो मुस्कुराया और अंदर ही अंदर वो सोचता है अगर मरना ही है तो एक बार ट्राई कर ही लेता हूं। डिमिट्री का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, उसकी आंखें वाइड ओपन, और वो हैरान होकर बोला डिड ही स्माइल। एक 9 स्टार हंटर, ओडिन का अवतार, पहली बार जेन्युइनली स्केर्ड। एमसी ने वो वॉच उठाई, वो वॉच जो पूरी फाइट में उसके हाथ में थी, खून से लथपथ, क्रैक्ड लेकिन अलाइव। सिस्टम बोलता है आर्टिफैक्ट केपेबल ऑफ इंटरफियरिंग विथ टाइम। द पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस हैज डिटेक्टेड द पावर ऑफ अ कॉन्स्टलेशन। और एमसी ने वो वॉच सीधा डिमिट्री के ब्लास्ट की तरफ होल्ड कर दी। डिमिट्री की गोल्डन पावर और एमसी की क्रैक्ड वॉच दोनों क्लैश करते हैं। एक एक्सप्लोजन ऑफ लाइट। एमसी हाथ उठाए खड़ा है जैसे वो पूरी दुनिया रोक रहा हो। वॉच के गियर्स घूमने लगते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है द पावर ऑफ अ कॉन्स्टलेशन हैज इन्फ्यूज्ड द पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस मीटिंग द एक्टिवेशन कंडीशंस। और फिर एक लंबी सस्पेंस के बाद स्क्रीन पर लिखा आता है रिग्रेसिंग टू द पास्ट ऑफ प्लेयर एमसी। डिमिट्री की पावर जो एमसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी, वही पावर वॉच को एक्टिवेट कर गई। गोल्डन एक्सप्लोजन, पूरा स्क्रीन लाइट में डूब जाता है। सिस्टम की आवाज आती है टाइम इज रिवर्सिंग, और कंडीशंस रिवील होती हैं। पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस की एक्टिवेशन कंडीशंस, प्लेयर मस्ट बी अ 9 स्टार, एमसी इज अ 9 स्टार, और आर्टिफैक्ट मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विद द कॉन्स्टलेशंस पावर। डिमिट्री में खुद वो पावर दी। और तब एमसी बोलता है मेरे पास कॉन्स्टलेशन की पावर नहीं थी। वो मुस्कुराता है और कहता है तो मैं बस तेरी पावर उधार लिया। डिमिट्री ने सोचा था वो एमसी को मार रहा है, लेकिन एमसी ने उसे अपना वेपन बना लिया। वो हार गया था, वो टूटा हुआ था, लेकिन उसने टाइम खुद रिवर्स कर दिया। और अब एमसी वापस आ रहा है पास्ट में, जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक नए गेम की शुरुआत थी। एक मैसिव एक्सप्लोजन। एमसी और डिमिट्री दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं। रेड और वाइट लाइट इतना पावरफुल, पूरा सीन ब्लर हो जाता है। और फिर डिमिट्री, वो 9 स्टार सॉर्सरर किंग, जमीन पर गिरा।
हाथ कांप रहे हैं, आंखें वाइड। वो चिल्लाता है, तूने क्या किया अनडेड किंग? पहली बार डिमिट्री जेन्युइनली शॉक्ड था। एमसी हाथ में वॉच पकड़े हुए है, ब्रोकन, क्रैक्ड, लेकिन स्टिल ग्लोइंग, और वो एक स्माइल के साथ कहता है, तेरी प्रेशियस कॉन्स्टलेशन ओडिन की पावर, मैं उसे अच्छे से काम में लाऊंगा। एमसी का चेहरा, खून, जख्म, थकान, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, एक फिंगर उठाता है, एक प्रॉमिस की तरह, और वो बोलता है, अगली बार मैं तुझे और इन 7 ग्रेट फैमिलीज दोनों को क्रश कर दूंगा। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, सिर्फ एक कोल्ड एब्सोल्यूट प्रॉमिस। वॉच के गियर्स घूमते हैं, एक मैसिव गोल्डन लाइट, एमसी के स्केलेटन आर्मी सब एक साथ ब्राइट हो जाते हैं। डिमिट्री एक साइड में फ्लाई करता हुआ जाता है और फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और अगले ही पल एमसी की आंखें खुलती हैं कमरे में, एक ऑर्डिनरी सीलिंग, लाइट फिक्सचर, व्हाइट वॉल्स, कोई आग नहीं, कोई रुइंस नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल रूम। एमसी बेड से उठता है हाफते हुए, ब्लैक टी शर्ट, जीन्स, कोई वूंड्स नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसकी आंखें वो नॉर्मल नहीं है। एमसी अपना हाथ सीने पर रखता है, दिल धड़क रहा है तेज तेज, आंखें वाइड ओपन। वो चेक कर रहा है क्या ये रियल है। एमसी स्लोली रूम को स्कैन करता है, टीवी, कैबिनेट, नॉर्मल फर्नीचर, और तब वो अंदर ही अंदर कहता है, ये जगह, ये तो डेफिनेटली वो घर है जहां मैं पहले रहता था, वो पास्ट में है। ये काम किया। एमसी फ्लोर पर बैठा हुआ है, हाथ में वो क्रैक्ड पॉकेट वॉच। वो पूछता है खुद से, क्या ये काम किया? लेकिन फिर एक चेहरा उसके दिमाग में आता है, डिमिट्री का, और एमसी के दांतों से वर्ड्स निकलते हैं, वो हरामजादा डिमिट्री, इतनी छोटी सी वजह से मुझे मारने की कोशिश की। आंखें अब प्योर रेज में है, रुक जा। और अचानक सिस्टम स्क्रीन खुलती है, ब्रोकन पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोज, ग्रेड होली रिलिक, कैटेगरी आर्टिफैक्ट, ड्यूरेबिलिटी 1/10, और डिस्क्रिप्शन लिखा है, एक रेलिक जो काउंटलेस डायमेंशंस में एक एंशिएंट कॉन्स्टलेशन ने छोड़ी थी, जो टाइम को कंट्रोल करता था। एक ही डायमेंशन में दो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इस मिरेकल की कीमत में, इस करंट टाइमलाइन में, टाइम दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार, सिर्फ एक बार, और एमसी ने वो चांस यूज कर लिया। वॉच बिल्कुल टूटी हुई है, क्रैक्स हर तरफ हैं, ग्लास शैटर्ड, लेकिन एमसी ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि ये उसकी दूसरी जिंदगी की प्राइस थी। और एमसी सोचता है, ये बिना किसी कॉन्स्टेलेशन की पावर के एक्टिवेट हो गया, सिर्फ एनिमी की पावर से। वो धीरे से मुस्कुराता है, मेरा गैम्बल काम आ गया। वो यंग लग रहा है अब, नो स्कार्स, नो ब्लड, नो ब्रोकन बोन्स, लेकिन उसकी आंखों में 9 स्टार का एक्सपीरियंस है, हर डिफीट की मेमोरी है, डिमिट्री का चेहरा है, और हाथ में वो ब्रोकन वॉच जो प्रूव है कि वो एक बार मर के भी वापस आया है। दुनिया अभी वही है, गेट्स अभी नहीं खुले, 7 फैमिलीज अभी अपने पीक पर नहीं पहुंची, डिमिट्री अभी 9 स्टार नहीं बना, लेकिन एमसी वो पहले से ही जानता है सब कुछ, और इस बार वो उन्हें तोड़ने आया है शुरुआत से ही। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, मैं वापस आ गया हूं उस दिन पर, 23 साल पहले, जब मैं ऑर्फनेज छोड़ के निकला था और सिस्टम सडनली अपीयर हुआ था। कमरा वही है, क्वाइट, नॉर्मल, लेकिन एमसी का दिमाग, 9 स्टार हंटर का दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। और तब एक ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर होती है। सिस्टम बोलता है, आपको सिस्टम ने चूज किया है, अपनी यूनिक ट्रेड्स और टैलेंट्स के हिसाब से एक क्लास सेलेक्ट करें। सिस्टम एमसी की स्क्रीन को देखता है, पहली बार वो सीधा जानता है कि आगे क्या होगा। सिस्टम उसकी स्टैट्स दिखाता है, लेवल 1 1 स्टार, STR 7, AGI 6, VIT 7, END 5, मैना 10, और एक स्पेशल ट्रेड, क्लियर माइंड, यूनिक। किसी भी सिचुएशन में तेरा दिमाग नहीं हिला, ऑल मेंटल अटैक से इम्यूनिटी। एमसी वो पढ़ता है और अंदर ही अंदर सोचता है, यही ट्रेड थी जो मुझे 9 स्टार तक ले गई थी। फिर सिस्टम ऑफर करता है, मार्शल आर्टिस्ट, मेज, प्रीस्ट, और एमसी आर्म्स क्रॉस्ड स्क्रीन को देख रहा है। वो बोलता है खुद से, पहली बार तो मैंने बिना सोचे मेज चूज कर लिया था, लेकिन अभी रश करने की कोई जरूरत नहीं। वो जानता है क्लास सिलेक्शन ही फ्यूचर डिसाइड करती है, और इस बार वो गलती नहीं करेगा। एमसी बेड पर बैठा है, सोच रहा है, एक काम एक्सप्रेशन, लेकिन आंखों में 9 स्टार का एक्सपीरियंस है, और वो डिसाइड करता है, इस बार मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और आखिर तक सरवाइव करूंगा। एमसी जैकेट पहनता है, ब्लैक टी शर्ट, डार्क जैकेट, और वो घर से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। नो वेपन्स, नो आर्मर, लेकिन वो खुद एक वेपन है। एक मैसिव बिल्डिंग, नात्सुबारा हंटर मार्केट, हंटर्स के लिए एक पूरा मार्केट प्लेस, वेपन्स, रिंग्स, आर्टिफैक्ट्स।
एमसी यहां आया है एक स्पेसिफिक चीज के लिए। एक शॉपकीपर गर्ल मुस्कुरा के कहती है वेलकम। शेल्फ्स पर गोल्ड रिंग्स, नेकलेसेस, हंटर इक्विपमेंट। लेकिन एमसी डायरेक्टली काउंटर पर आता है और वो बोलता है क्या तुम्हारे पास रिंग ऑफ द डार्क अबिस है? शॉपकीपर एकदम फ्रीज हो जाती है। हाँ, उसकी आंखें हल्की सी फैल जाती हैं, जैसे उसने कोई इम्पॉसिबल नाम सुन लिया हो। वो काउंटर के पीछे सीधी खड़ी हो जाती है और पूछती है रिंग ऑफ द डार्क अबिस? एक मिनट, तुम उस आइटम का नाम कैसे जानते हो? एमसी का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो बस शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि उसे सब याद था। 23 साल बाद यही रिंग दुनिया के सबसे डेंजरस आर्टिफैक्ट्स में से एक बनने वाली थी, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक फॉरगॉटन आइटम थी, एक ऐसी चीज जिसे कोई खरीदना भी नहीं चाहता था। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मुझे याद था। शॉपकीपर धीरे से बोलती है वेट करो, मुझे इन्वेंट्री चेक करनी पड़ेगी। वो जल्दी से कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगती है। स्क्रीन पर डजन्स ऑफ आइटम नेम्स फ्लैश होने लगते हैं, रेयर एक्सेसरीज, मैजिक रिंग्स, माना आर्टिफैक्ट्स। लेकिन फिर उसकी फिंगर्स अचानक रुक जाती हैं। मिल गई। उसकी आवाज में डिसबिलीफ था। वो दोबारा एमसी की तरफ देखती है। ये आइटम सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये तो पिछले 17 सालों से वेयरहाउस में पड़ी हुई है। किसी ने इसे कभी खरीदने की कोशिश भी नहीं की। एमसी के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड, क्योंकि फ्यूचर में इसी रिंग को लेकर खून की नदियां बहने वाली थी। मैं अभी लेकर आती हूं। कुछ मिनट बाद शॉपकीपर वापस लौटती है। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स होता है। वो बॉक्स काउंटर पर रखती है और धीरे से उसे खोल देती है। अंदर एक सिंपल सी काली रिंग पड़ी होती है। कोई गोल्डन ऑरा नहीं, कोई डिवाइन लाइट नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, बस एक ऑर्डिनरी ब्लैक रिंग। अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे तो वो इसे जंग समझेगा, लेकिन एमसी की आंखें एक सेकंड के लिए चमक उठती हैं। फाउंड यू। जैसे ही उसकी नजर रिंग पर पड़ती है, उसके सामने एक ब्लू होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर हो जाती है। आइटम डिटेक्टेड, रिंग ऑफ द डार्क अबिस, ग्रेड अननोन, स्टेटस सील्ड, रिक्वायरमेंट नन। एमसी की आंखें हल्की सी नैरो हो जाती हैं। अननोन ग्रेड? बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर में भी सिस्टम इस रिंग का ग्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट किसी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने नहीं बनाया था, न किसी हंटर ने, न किसी कॉन्स्टलेशन ने। ये अबिस की चीज थी। वैसे इसकी प्राइस सिर्फ 500 येन है। वो हंसी रोकने की कोशिश करती है। ऑनेस्टली हम तो इसे कब का डिस्कार्ड कर देते। एमसी के अंदर एक हल्की सी हंसी निकलती है। फ्यूचर में इसी रिंग के लिए नेशंस लड़ने वाले थे और आज ये डिस्काउंट शेल्फ की आइटम बनी हुई थी। एमसी बिना एक सेकंड वेस्ट किए कहता है मैं इसे ले रहा हूं। जैसे ही उसकी उंगली रिंग को टच करती है, एक सेकंड के लिए पूरी शॉप का टेम्परेचर गिर जाता है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और किसी बहुत दूर जगह से जैसे कोई पुरानी चीज जाग उठी हो। वार्निंग, अबिसल अथॉरिटी डिटेक्टेड, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टिंग 1%। एमसी की आंखें एकदम फैल जाती हैं। अभी? क्योंकि उसे याद था पिछली जिंदगी में ये रिंग एक्टिवेट होने में सालों लग गए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार रिंग किसी नॉर्मल लेवल 1 हंटर के पास नहीं थी। इस बार उसके सामने खड़ा था एक आदमी जो फ्यूचर में अनडेड किंग बनने वाला था। सिस्टम की आवाज गूंजती है। ट्रायल ऑफ द रिंग ऑफ डार्क अबिस क्लियर्ड, नेक्रोमांसर्स पावर अवेकेंड। और फिर एक और नोटिफिकेशन सामने उभर आती है। आइटम ग्रेड इंक्रीज्ड, रेयर टू एपिक। वही रिंग जिसे दुनिया एक कर्स्ड ट्रैश समझकर इग्नोर करती रही, वही रिंग अब एक एपिक ग्रेड आइटम बन चुकी थी। पर्पल ऑरा उसके आसपास लहरा रही थी। डार्क एनर्जी धीरे धीरे उसमें से निकल रही थी। एमसी उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिर्फ इतना कहता है ऑलराइट। बस, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई ड्रामा, क्योंकि एमसी के लिए यह सब एक्सपेक्टेड था। तभी सिस्टम एक और स्क्रीन खोलता है। प्लीज सिलेक्ट अ क्लास, मार्शल आर्टिस्ट, मेज, नेक्रोमांसर, प्रीस्ट। एमसी की उंगली उठती है। एक सेकंड की भी देर नहीं लगती, सीधा नेक्रोमांसर। जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट होती है, एक पर्पल स्कल स्क्रीन के पीछे उभर आती है। डार्क एनर्जी हर तरफ फैल जाती है, जैसे रात का अंधेरा जिंदा हो गया हो। सिस्टम अनाउंस करता है नेक्रोमांसर सिलेक्टेड, अ क्लास दैट चैनल्स पावर थ्रू कॉर्प्सेस एंड सोल्स। फर्स्ट क्लास बोनस acquired, guide of death, spirit power consumption for summoning magic reduced by 20%। और फिर उसकी स्टार्टिंग स्किल्स सामने आ जाती हैं, सिर्फ 2। एमसीयू ने देखकर अंदर ही अंदर सोचता है सिर्फ 2 यूजेबल स्किल्स? हाँ। रेज अनडेड, ई लेवल 1, सोललेस कॉर्प्स को अनडेड सर्वेंट में कन्वर्ट करो। बोन कंट्रोल, ई लेवल 1, बोन्स को मैजिक के थ्रू कंट्रोल करो। ई रैंक लेवल 1,
बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल वीक, लेकिन एमसी के लिए ये काफी था, क्योंकि वो जानता था कि इन्हीं स्किल्स से उसने एक बार पूरी दुनिया हिला दी थी। एमसी स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, रिग्रेशन के बाद सब कुछ फिर से जीरो से स्टार्ट होता है। सिस्टम के रूल्स को बाईपास नहीं कर सकता। वो धीरे से सांस छोड़ता है। सिस्टम के पाथ पर चलकर 7 स्टार तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन 9 स्टार, ट्रांसेंडेंट रेल्म, नॉर्मल तरीके से तो इम्पॉसिबल है। और तब उसके दिमाग में एक नाम उभा आता है, डिमिट्री। एमसी की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मुझे डिमिट्री को हराना है तो मुझे एक कॉन्स्टलेशन चाहिए। जैसे ही सीन बदलता है, एक एरोप्लेन बादलों के बीच से गुजरता हुआ समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। नीचे अनंत नीला पानी, और उस फ्लाइट में बैठा था एमसी, एक ऐसी जगह की तरफ जाते हुए जिसका नाम दुनिया लगभग भूल चुकी थी, टेम्पल ऑफ क्रोनोस। कुछ वक्त बाद पुराने रूइंस नजर आते हैं, विशाल, खामोश और समय से भी पुराने। टेम्पल पहाड़ों के बीच अकेला खड़ा था, जैसे हजारों सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। एमसी उसके सामने खड़ा था, दुनिया की नजरों से दूर, बिल्कुल अकेला। नैरेटर बताता है कि दुनिया में कुछ कॉन्स्टलेशंस ऐसे भी थे जो कभी गॉड्स हुआ करते थे, लेकिन ओलंपस के राइज के बाद जूस ने उन्हें हरा दिया, उनकी अथॉरिटी छीन ली, उनकी रोशनी बुझा दी। कुछ टाइटन्स ने जूस की जीत मान ली, जैसे सन गॉड हीलियोस, और इसी वजह से वो आज भी कॉन्स्टलेशंस की तरह अपनी पावर यूज कर सकते थे। लेकिन एमसी उन्हीं में से एक को ढूंढने आया था, क्योंकि उसे एक ऐसा सीक्रेट पता था जो दुनिया में किसी और को नहीं पता था। टेम्पल ऑफ क्रोनोस के अंदर अब भी एक गॉड मौजूद था, एक ऐसा गॉड जिसे दुनिया ने भुला दिया था, लेकिन जो खुद दुनिया को नहीं भूला था, और वो इंतजार कर रहा था। टेम्पल ऑफ क्रोनोस के बीचों बीच एक पुराना एल्टर खड़ा था, टूटा हुआ, सदियों से भुला दिया गया, जैसे इस जगह पर वक्त भी कब का दम तोड़ चुका हो। लेकिन एमसी की नजर एल्टर पर नहीं थी, उसकी नजर उस चीज पर टिकी हुई थी जिसने उसकी सेकेंड लाइफ की शुरुआत की थी, पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस। अब वो घड़ी अपने आखिरी पलों में थी, उसकी सतह पर गहरी दरारें फैल चुकी थीं, हर क्रैक उस सफर की गवाही दे रहा था जो एमसी को यहां तक लेकर आया था। और फिर उसने पॉकेट वॉच को धीरे से हवा में उठाया, उसके चेहरे पर एक भरोसे भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी दुश्मन का सामना करने नहीं बल्कि एक बहुत पुराने दोस्त से दोबारा मिलने जा रहा हो। एमसी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर एक फॉलन कॉन्स्टलेशन से मिलने का वक्त आ गया है। और अगले ही पल बूम, एमसी का हाथ बिजली की तरह एल्टर पर जा गिरा। पूरा टेम्पल दहाड़ उठा, जमीन दरारों से भर गई, पत्थर टूटकर बिखरने लगे, हवा भारी हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक पंच नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक इन्विटेशन, एक चैलेंज, जैसे एमसी ने खुद वक्त को ललकार दिया हो। तभी टूटी हुई पॉकेट वॉच के अंदर से सुनहरी रोशनी फूट निकली, गोल्डन एनर्जी उसके हाथ के गिर्द लपेटने लगी, घड़ी की चेन चमक उठी, पुराने रून्स एक एक करके जागने लगे, और फिर पूरे एल्टर के नीचे से एक भयानक वॉर्टेक्स खुल गया, जैसे किसी ने स्पेस और टाइम को पकड़कर एक साथ कुचल दिया हो। पत्थर हवा में तैरने लगे, रियलिटी खुद मुड़ने लगी, टेम्पल धीरे धीरे बिखरने लगा, और उसकी जगह एक नई दुनिया सामने उभर आई, एक डिवाइन सैंक्चुरी, जहां आसमान की जगह अनंत तारों का समंदर था, हर तरफ प्राचीन आर्किटेक्चर फैला हुआ था, टूटे हुए पिलर्स, भूले हुए रास्ते, और बीच में खड़ा था एक महान स्ट्रक्चर, इतना विशाल, इतना पुराना कि लगता था जैसे उसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि खुद टाइम ने जन्म दिया हो। एमसी चुपचाप उस दृश्य को देखता रहा, उसे पता था ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये उस फॉलन कॉन्स्टलेशन का असली डोमेन था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, ठंडी, पुरानी और इतनी भारी कि जैसे हर शब्द के साथ पूरी दुनिया का बोझ जुड़ा हो। कौन है वहां? एमसी तुरंत रुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उस आवाज में एक अजीब बात थी। उसमें सिर्फ पावर नहीं थी, अथॉरिटी थी। वो अथॉरिटी जो सिर्फ उसके पास होती है जो कभी क्रिएशन के शिखर पर बैठा हो, जैसे बोलने वाला कभी एक आम कॉन्स्टलेशन नहीं बल्कि वक्त के नियमों का मालिक रहा हो। और अब हजारों सालों की तन्हाई के बाद उसने पहली बार किसी अनजान मेहमान की आहट महसूस की थी, और उस चमकती हुई सुनहरी रोशनी के बीच एक विशाल साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सफेद बाल जो तारों की रोशनी की तरह चमक रहे थे, चेहरा इतना पुराना जैसे उसने सभ्यताओं का जन्म और विनाश अपनी आंखों से देखा हो, और उन आंखों में बिजलियों जैसी चमक दौड़ रही थी। उसके आसपास हवा भी अजीब तरह से मुड़ रही थी, जैसे खुद वक्त उसकी मौजूदगी के सामने झुक रहा हो।
फिर उस महान हस्ती ने अपनी नजर एमसी पर जमा दी और अगले ही पल उसकी गरज पूरे डायमेंशन में गूंज उठी। मेरे सामने इतनी बदतमीजी करने वाला मूर्ख कौन है? लेकिन एमसी वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेपरवाह, जैसे उसके सामने कोई डिवाइन एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि एक पुराना परिचित खड़ा हो। और फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अंदर ही अंदर एमसी ने धीरे से सोचा, मिल गया। तभी उसने सीधा उस महान हस्ती की तरफ देखा। उसकी नजर में न डर था, न झिझक, न श्रद्धा, सिर्फ भरोसा। एमसी ने शांत आवाज में कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक पल के लिए वो रुका, फिर उसने हस्ती की आंखों में देखते हुए कहा, टाइटन्स के डीथ्रोन्ड किंग क्रोनोस। क्रोनोस की आंखें धीरे से सिकुड़ गईं। उसने एमसी को दोबारा देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर एमसी के चेहरे पर नहीं टिकी। वो सीधा उसके हाथ तक गई, उस टूटी हुई घड़ी तक, पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस। तभी क्रोनोस के चेहरे पर पहली बार हैरानी की लकीर उभरी। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, छोटे इंसान, क्या तुम वही हो जिसने समय को पीछे मोड़ दिया? एमसी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने पॉकेट वॉच को हल्का सा ऊपर उठाया, बस इतना ही, और वही काफी था। सबूत उसके हाथ में मौजूद था। क्रोनोस की आंखों में अजीब सी चमक दौड़ गई, जैसे उसने अपने सामने कोई असंभव दृश्य देख लिया हो। क्योंकि समय को नियंत्रित करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये 1 स्टार नेक्रोमैंसर पहले ही हिस्ट्री को बदल चुका था। और फिर एमसी ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर वही पुरानी भरोसे भरी मुस्कान थी। उसने हल्का सा हंसकर कहा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। उस जवाब के साथ ही क्रोनोस की नजर और गहरी हो गई। अब वो MC2 एक ऑर्डिनरी हंटर की तरह नहीं देख रहा था। अब उसकी आंखों में दिलचस्पी थी, जिज्ञासा थी और शायद थोड़ी सी उम्मीद भी। MC ये बात अच्छी तरह समझ रहा था, क्योंकि यही वो पल था जहां हजारों सालों से भुला दिया गया एक टाइटन और भविष्य का अनडेड किंग पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे, और उनकी ये मुलाकात पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली थी। क्रोनोस का क्रोध पूरे डोमेन में तूफान की तरह गरज रहा था। तारों का समंदर बेचैन था, एंशिएंट पिलर्स टूटने की कगार पर थे, और फिर भी MC बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये रिएक्शन आने वाला है। उसने धीरे से सांस ली और फिर अपना हाथ उठाकर पॉकेट वॉच ऑफ क्रोनोस को क्रोनोस के सामने कर दिया। टूटी हुई, दरारों से भरी हुई, लेकिन अब भी चमक रही थी। MC ने धीमी आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं, एक आम इंसान ओलंपस को नहीं गिरा सकता। क्रोनोस की आंखें सिकुड़ गईं। उसका गुस्सा अब भी उबल रहा था, लेकिन उसने MC की बात नहीं काटी। MC ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। उस पल डोमेन में फिर से सन्नाटा छा गया। MC की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। मैं वो आदमी हूं जिसने ओलंपस के उठने और गिरने का भविष्य देखा है। मैं वो आदमी हूं जिसने 7 ग्रेट फैमिलीज का अंत देखा है। मैं वो आदमी हूं जो मर चुका था और फिर भी वापस लौट आया। क्रोनोस का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहली बार उसने MC को एक मामूली हंटर की तरह नहीं देखा। MC एक कदम आगे बढ़ा। आप पूछ रहे हैं कि मेरी औकात क्या है? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगले ही पल MC ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पॉकेट वॉच की सतह पर उंगली रख दी। गोल्डन लाइट फूट निकली। क्रोनोस की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, एक के बाद एक, जैसे किसी ने भविष्य के पर्दे खोल दिए हों। MC की आवाज फिर गूंजी, मैं ओलंपस को गिराने का वादा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुका हूं जहां यह मुमकिन है। क्रोनोस चुप हो गया। पूरे डोमेन में पहली बार उसका क्रोध कमजोर पड़ता हुआ महसूस हुआ। MC ने अपनी मुट्ठी बंद की और धीरे से बोला, और सबसे जरूरी बात, आप बदला लेना चाहते हैं। मैं बदला लेना चाहता हूं। ज़्यूस ने आपसे सब कुछ छीन लिया। डिमित्री और कॉन्स्टलेशंस ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। MC सीधा क्रोनोस के सामने जाकर रुक गया। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। उसने बिना झिझक कहा, यह मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 2 बादशाहों की डील होगी। मेरी कॉन्स्टलेशन बन जाइए क्रोनोस, मैं आपको ओलंपस का पतन दूंगा। सन्नाटा। पूरा डिवाइन सैंक्चुरी चुप हो गया। न हवा चल रही थी, न तारे हिल रहे थे। बस क्रोनोस खड़ा था, और पहली बार हजारों सालों में उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा कुछ और था, उम्मीद। क्रोनस की बात खत्म होते ही पूरे डोमेन में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन MC के चेहरे पर घबराहट का एक भी निशान नहीं था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है क्रोनस। ये शब्द सुनते ही टाइटन किंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। MC ने पॉकेट वॉच को धीरे से घुमाया। उसकी सुनहरी चेन हवा में हल्की सी चमकी। फिर उसने सीधा क्रोनस की तरफ देखते हुए कहा, मैं नेक्रोमैंसर बना था सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
एक पल की खामोशी, जब कॉन्स्टलेशंस ने मुझे ठुकरा दिया, जब 7 ग्रेट फैमिलीज ने मुझे अपना कुत्ता बनाने की कोशिश की, जब पूरी दुनिया ने मुझे एक बेकार हंटर समझकर फेंक दिया, तब सिर्फ मौत ने मेरा हाथ थामा था। क्रोनस चुपचाप सुन रहा था। उसकी नजर एमसी के चेहरे से हटी नहीं। पूरा डोमेन एक बार फिर चुप हो गया। फिर एमसी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी हो गई। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं। क्रोनस की नजर और तेज हो गई। कौन सी चीज? एमसी मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जो किसी राज के खुलने से पहले आती है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं यहां नेक्रोमांसर बनकर नहीं आया, मैं यहां एक रिग्रेसर बनकर आया हूं। बूम! और पहली बार क्रोनस के चेहरे पर सच्ची हैरानी नजर आई। रिग्रेसर। उसने धीरे से वो शब्द दोहराया, जैसे किसी पुरानी याद को याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्रोनस की आंखों में अब सिर्फ दिलचस्पी नहीं थी, अब वहां कुछ और था। एक पुरानी उम्मीद, एक पुरानी भूख। एमसी ने अपनी मुट्ठी और मजबूत कर ली। पॉकेट वॉच के अंदर से सुनहरी रोशनी फिर से धड़कने लगी। मैं यहां आपसे ब्लेसिंग मांगने नहीं आया, मैं यहां पार्टनरशिप ऑफर करने आया हूं। मैं आपको आजादी दूंगा, मैं ओलिम्पस को गिराऊंगा, मैं ज्यूस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे लाऊंगा, और बदले में जब वो दिन आएगा तो दुनिया को एक नया कॉन्स्टिलेशन मिलेगा। क्रोनस की आंखें एकदम से फैल गईं। एमसी ने सीधा क्रोनस की आंखों में देखते हुए कहा, एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो किसी हंटर को चूज नहीं करेगा, एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन जो खुद एक हंटर होगा, मैं। और उस पल हजारों सालों में पहली बार टाइटन किंग क्रोनस बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये 1 स्टार नेक्रोमांसर सिर्फ ओलिम्पस को गिराने की बात नहीं कर रहा था, वो एक ऐसी चीज का दावा कर रहा था जिसे देवता भी नामुमकिन मानते थे। वो खुद एक कॉन्स्टिलेशन बनने की बात कर रहा था। एमसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, जैसे क्रोनोस की बात सुनते ही उसे वो जवाब मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने सीधा टाइटन किंग की तरफ देखा। उसकी नजर बिल्कुल मजबूत थी। और फिर उसने शांत आवाज में कहा, वो बात टाइम के गॉड के लिए सही हो सकती है, लेकिन हार्वेस्ट के गॉड के लिए कहानी अलग है। ये शब्द सुनते ही क्रोनोस की बौहें तन गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी की झलक उभरी। एमसी ने बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाई। एमसी ने मजबूत आवाज में कहा, कॉन्स्टलेशन सिर्फ ताकत देकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, वो उन हंटर्स को चुनती हैं जिनकी ओरिजिन और नेचर उनसे मिलती जुलती हो। कहते हुए एमसी के दिमाग में क्रोनोस की असली पहचान उभर आई। क्रोनोस सिर्फ टाइम का देवता नहीं, हार्वेस्ट का देवता भी। एक ऐसी हस्ती जो फसल उगने और मिटने दोनों चक्रों की निगरानी करती थी। तभी एमसी की नजर क्रोनोस के हाथ में पकड़े हुए विशाल साइथ पर पड़ी। एक दरांती जो पहली नजर में फसल का प्रतीक लगती थी, लेकिन उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था। वही दरांती सदियों से मौत का भी प्रतीक रही थी। वही दरांती जिसे देखकर लोग ग्रिम रीपर को याद करते थे। एमसी की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हार्वेस्ट हो या ग्रिम रीपर, दोनों एक ही साइकिल का हिस्सा है, मौत और पुनर्जन्म का साइकिल। एक खत्म होता है ताकि दूसरा जन्म ले सके। उसकी आवाज और मजबूत हो गई। एमसी ने दृढ़ आवाज में कहा, और दोनों की असली फितरत नियति को चुनौती देना ही है। एक पल के लिए पूरा डोमेन सन्न हो गया। तारों का समंदर भी जैसे ठहर गया। लेकिन अगले ही सेकंड क्रोनोस का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। आसमान का रंग मुड़ने लगा। स्पेस दरारों से भर गया। और फिर उसकी दहाड़ पूरे डायमेंशन में गूंज उठी। क्रोनोस गुस्से से गरजा, मेरी फितरत को मौत से जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक भयानक डिवाइन प्रेशर तूफान की तरह एमसी पर टूट पड़ा। पूरा हॉल कांप उठा। मार्बल फ्लोर दरारों से भर गया। क्रोनोस गुस्से में गरजा, घमंडी इंसान! प्रेशर इतना भारी था कि एमसी का शरीर जोर से हिल गया। उसके पैर जमीन पर घिसक गए। हर सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन वो गिरा नहीं। उसने दांत भींच लिए, पॉकेट वॉच को और मजबूती से पकड़ लिया और फिर पूरी ताकत से गरजा। एमसी ने जोर से गरज कर कहा, अब ये बातें करने का वक्त नहीं है। क्रोनोस एक पल के लिए रुका, बस एक पल, लेकिन एमसी को वही चाहिए था। तब उसने अपना सबसे बड़ा दाव खेल दिया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एमसी ने जोर से कहा, क्या आप सच में बाकी अनंत काल तक अपनी शक्ति और अपना नाम छीनने के बाद भी चुप रहना चाहते हैं? ये शब्द तीर की तरह जाकर लगे, सीधा उस जख्म पर जो हजारों सालों से भर नहीं पाया था। क्रोनोस की आंखें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा सख्त हो गया। एमसी ने मौका देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। एमसी ने मजबूत आवाज में कहा,
अगर आप ओलंपियन कॉन्स्टलेशन से कमजोर बने रहना चाहते हैं तो ठीक है। उसकी आवाज में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ निराशा थी, जैसे वो किसी हार मान चुके राजा से बात कर रहा हो। फिर एमसी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा था। वो एक पल के लिए रुका और फिर उसकी आवाज पूरे डोमेन में बिजली की तरह गूंज उठी। एमसी ने पूरी ताकत से गरज कर कहा कि आप बदला चुनेंगे, चाहे उसके लिए अपनी फितरत ही क्यों ना बदलनी पड़े। क्रोनोस चुप खड़ा रहा। पहली बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, पहली बार उसकी आंखों में सोच नजर आ रही थी, गहरी, भारी, खतरनाक, क्योंकि एमसी ने उसके अहंकार को नहीं, उसके दिल के सबसे गहरे जख्म को छू लिया था। और अब टाइटन किंग पहली बार सच में सोच रहा था, क्या बदला उसकी फितरत से बड़ा था या उसकी फितरत ही उसके बदले के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी। एमसी ने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर आखिरी दांव खेला। उसने क्रोनोस की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लें तो मैं आपकी शक्ति वापस ला सकता हूं और फिर हम मिलकर ओलंपस को जड़ से उखाड़ सकते हैं। अंदर ही अंदर एमसी का दिल तेज धड़क रहा था। एमसी मन ही मन सोचता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर ये प्लान फेल हुआ तो सब खत्म। फिर क्रोनोस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। क्रोनोस धीरे से बोला, जैसे तुमने कहा, एक भी ऐसा पल नहीं गुजरा जब मैं अपना बदला भूला हूं। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और आसपास की जगह डिवाइन एनर्जी से भर गई। क्रोनोस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गहरी आवाज में कहा, तो फिर देखते हैं, क्या तुम वाकई मेरे बदले की ताकत बन सकते हो। अगले ही पल उसके हाथ से सुनहरी रोशनी का तूफान फूट निकला। पूरा आसमान जैसे गोल्डन लाइटनिंग से भर गया। क्रोनोस ने एमसी को घूरते हुए कहा, हार्वेस्ट के देवता को एक ऐसी हस्ती में बदलना जो प्रोविडेंस को चुनौती दे। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। क्रोनोस ने चेतावनी दी, तुम समझते हो ना, मेरी प्रकृति को उलटना बेपनाह दर्द के साथ आएगा। गोल्डन एनर्जी और भी ज्यादा भड़क उठी। माहौल इतना भारी हो गया कि हवा तक कांपने लगी। फिर क्रोनोस ने अपना फैसला सुना दिया। क्रोनोस ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम इस दर्द को सह गए तो मैं तुम्हारा कॉन्स्टलेशन बन जाऊंगा। यह सुनते ही एमसी की आंखें फट गईं। एमसी हैरानी से चिल्लाया, रुको, अभी, इसी वक्त। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना क्रोनोस की सुनहरी शक्ति पूरे हॉल में विस्फोट की तरह फैल गई, जैसे एक नया और खतरनाक समझौता इसी पल जन्म ले रहा हो। द सेंट ऑफ क्रोनोस। क्रोनोस की सुनहरी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। उसने अपना विशाल हाथ एमसी की तरफ बढ़ाया और आसमान को हिला देने वाली आवाज में घोषणा की, मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं। एक पल की खामोशी, फिर क्रोनोस ने अपनी बात पूरी की, मेरा सेंट। यह शब्द सुनते ही एमसी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फट गईं। एमसी हैरानी से बोल उठा, सेंट। लेकिन अब सब कुछ एमसी के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। क्रोनोस की डिवाइन पावर सीधा एमसी के शरीर में उतरने लगी। सुनहरी ऊर्जा की लहरें उसके पूरे बदन को लपेटने लगी, जैसे हर नस, हर हड्डी, हर सेल को दोबारा लिखा जा रहा हो। एमसी तुरंत समझ गया कि सेंट का मतलब क्या होता है। एक सेंट अपने कॉन्स्टेलेशन का प्रतिनिधि होता है, जो उसकी होली पावर को सीधा रिसीव करता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। एमसी पहले से ही एक नेक्रोमांसर था। उसके अंदर अंधकार का एट्रीब्यूट मौजूद था और अब क्रोनोस की पवित्र शक्ति उसके शरीर में घुस रही थी। एमसी ने दर्द से दांत भींचते हुए सोचा, नेक्रोमांसर का डार्क एट्रीब्यूट और सेंट का होली एट्रीब्यूट दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर जैसे जंग छिड़ गई। सुनहरी बिजलियां उसकी त्वचा पर दौड़ने लगीं। हर सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से फट रहा हो। घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जमीन पर हाथ रखते हुए उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी बेहोश हो गया तो कॉन्स्टेलेशन पाने का ये मौका हमेशा के लिए खो दूंगा। सामने खड़े क्रोनोस का रूप और भी भयानक लगने लगा। वो चुपचाप देख रहा था, जैसे किसी कठिन परीक्षा का नतीजा इंतजार कर रहा हो। दर्द इतना ज्यादा था कि आम इंसान कब का टूट चुका होता। लेकिन एमसी ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी नजर धुंधली हो रही थी, शरीर जवाब दे रहा था, फिर भी वो झुका नहीं। उसने अपने आप को एक ही बात बार बार याद दिलाई। एमसी ने दांत भींचते हुए खुद से कहा, सह लो, बस सह लो। और इसी दर्द के समुद्र के बीच, होली और डार्क पावर की टकरान के बीच, एक ऐसी हस्ती जन्म ले रही थी जो ना पूरी तरह से सेंट थी, ना पूरी तरह से नेक्रोमांसर। और उस पल एमसी की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। ZR
साइलेंस। दर्द और ट्रांसफॉर्मेशन की उस भयानक परीक्षा के बाद सीन कट होता है सीधा जापान। एमसी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, एक हाथ में सूटकेस, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। आसपास चमकती स्काई स्क्रेपर्स, नियॉन साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लोगों की भीड़। एमसी आसपास देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, यार जापान तो कमाल है। लेकिन हमेशा की तरह उसके साथ एक और मुसीबत भी मौजूद होती है। उसका छोटा सा कॉन्स्टलेशन साथी, चिबी फॉर्म में हवा में तैरता हुआ और चेहरे पर वही पुरानी घमंडी एक्सप्रेशन। एमसी आसपास का नजारा देखते हुए सोचता है, वाह। एमसी बोलता है, दुनिया इतनी बदल गई। तभी छोटा कॉन्स्टलेशन हाथ बांधकर हवा में घूमते हुए बोलता है, समय का प्रवाह सच में एक साथ खूबसूरत और निर्दयी होता है। एमसी उसकी तरफ देखता है और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आती है। एमसी मन ही मन सोचता है, लो। एमसी बोलता है, लेक्चर मोड फिर से शुरू। क्रोनोस अपनी थोड़ी ऊपर उठाकर गर्व से पूछता है, क्या तुम भी मेरी बात से सहमत हो मेरे कॉन्ट्रैक्टर? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है। पैंथियन में एक नया तारा जन्म ले चुका है, द हार्वेस्टर, द अज्योर जायंट। ये देखकर साफ था, क्रोनोस की अथॉरिटी और पोजीशन पहले से काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन एमसी बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। एमसी ठंडी नजर से उसकी तरफ देखकर बोलता है, काफी ऊपर से बात कर रहे हो उस इंसान के लिए जो एक ब्लेसिंग तक नहीं दे सकता। ये सुनते ही क्रोनोस एक सेकंड के लिए अटक जाता है, जैसे उसकी सारी डिग्निटी पर सीधा अटैक हुआ हो। एमसी मन ही मन सोचता है, सच कहूं तो ये जरूरत से ज्यादा बोलता है। फिर उसके दिमाग में क्रोनोस की करंट सिचुएशन आती है। क्रोनोस अब दोबारा एक कॉन्स्टलेशन बन चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, उसके पास एक भी वर्शिपर नहीं था। और बिना वर्शिपर्स के ना पावर मिलती है, ना इन्फ्लुएंस, ना ब्लेसिंग्स। लेकिन फिर भी एमसी उसके चेहरे की तरफ देखता है और थोड़ा हैरान रह जाता है। इतनी बुरी सिचुएशन होने के बाद भी क्रोनोस अजीब तरह से खुश लग रहा होता है, जैसे उसके लिए सिर्फ वापस लौट आना ही सबसे बड़ी जीत हो। अ न्यू पावर। एमसी धीरे से अपनी नई पावर को महसूस करता है और उसे एक शॉकिंग बात समझ आती है। अब उसके अंदर दो अलग अलग ताकतें मौजूद थीं, एक तरफ सेंट की होली पावर और दूसरी तरफ नेक्रोमैंसर की स्पिरिट पावर। नॉर्मली ये दोनों पावर्स एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। प्रीस होली पावर का इस्तेमाल करते थे, नेक्रोमैंसर स्पिरिट पावर का। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे, जैसे रोशनी और अंधेरा, जीवन और मौत। लेकिन एमसी के केस में दोनों एनर्जीज एक ही बॉडी के अंदर आराम से कोएग्जिस्ट कर रही थीं, और यही सबसे शॉकिंग बात थी। एमसी धीरे से बोलता है, एक ही वक्त में नेक्रोमैंसी और होली स्किल्स दोनों यूज करना, ये तो हद से ज्यादा ब्रोकन है। अब एमसी को समझ आ रहा था उसे कितना बड़ा जैकपॉट मिला है। अगर वो इस पावर को सही तरह कंट्रोल कर लेता तो उसके एनिमीज कभी समझ ही नहीं पाएंगे वो प्रीस्ट है, मेज है या नेक्रोमैंसर। तभी क्रोनोस गर्व से अपनी मूंछ ऊपर कर लेता है और बोलता है, सेंट अपने कॉन्स्टिलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मैं तुझे बिना सोचे समझे थोड़ी चुन लेता। एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, तो मतलब ये सब पहले से प्लान करके रखा था? क्रोनोस और भी ज्यादा खुश हो जाता है, मैं कभी देवताओं का राजा था, मुझे ऐसी चीजों की प्लानिंग करनी आती है। एमसी कुछ नहीं बोलता, बस चुप हो जाता है। उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। अब उसके पास एक नई क्लास है, नए ट्रेट्स हैं और एक ऐसी पावर है जो शायद पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पावर को टेस्ट करना। और इसी पल एमसी के दिमाग में एक जगह का नाम उभर आता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एमसी धीरे से बोलता है, इस सीजन में फुरुजुकु गेट सबसे सही चॉइस रहेगा। अगले ही पल उसकी नजर एक पुरानी और रहस्यमयी लोकेशन पर टिक जाती है, द एंशिएंट गार्डन। एक ऐसी जगह जो डंजन भी थी और मौत का घर भी, जहां खतरा था, मॉन्स्टर्स थे और काउंटलेस हंटर्स अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन एमसी के लिए यह सिर्फ एक चीज थी, एक टेस्टिंग ग्राउंड, जहां वो अपनी नई पावर्स को आजमा सकता था। अब देखना यह था, जब होली पावर और नेक्रोमैंसी एक साथ रिलीज होंगी तो दुनिया किस तरह का नया मॉन्स्टर जन्म लेते हुए देखेगी। और शायद इस बार वो मॉन्स्टर डंजन के अंदर नहीं होगा, वो खुद एमसी होगा। एंशिएंट गार्डन की खामोशी एक पल में टूट गई। झाड़ियों के अंदर से निकली वो छोटी सी परछाई सीधा एमसी के ऊपर झपटी। मॉन्स्टर की स्पीड आम इंसान की आंखों से भी ज्यादा तेज थी। उसके छोटे से शरीर पर कांटे जैसे स्पाइक्स निकले हुए थे, लाल आंखें, तेज दांत और सीधा एमसी की गर्दन को टारगेट करते हुए वो हवा चीरता हुआ नीचे आया। लेकिन एमसी हिला तक नहीं। उसका एक हाथ अब भी पॉकेट में था, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। एमसी धीरे से बोलता है, टू स्लो। अगले ही पल उसकी उंगलियों के बीच सुनहरी रोशनी चमक उठी। होली स्किल एक्टिवेटेड, डिवाइन पनिशमेंट। एक पतली सी गोल्डन बीम हवा को चीरते हुए निकली और सीधा मॉन्स्टर के शरीर से टकरा गई। बूम! मॉन्स्टर हवा में ही फट गया। उसके शरीर के टुकड़े गोल्डन पार्टिकल्स में बदलकर हवा में बिखर गए।
एमसी कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी नजर सिस्टम नोटिफिकेशंस पर टिक गई। मॉन्स्टर एलिमिनेटेड, एक्सपीरियंस अक्वायर्ड। एमसी धीरे से बोलता है, होली पावर एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्टेबल है। फिर उसने अपनी उंगलियों को देखा, अब भी उन पर हल्की सुनहरी रोशनी तैर रही थी। एमसी मन ही मन सोचता है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला हिस्सा है, अब देखते हैं दूसरा कितना पावरफुल है। एमसी धीरे से उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हुआ था। जमीन पर उसके कुछ बचे हुए रिमेन्स पड़े थे। एमसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से बोला, राइज। एक पल की खामोशी, फिर काली धुंध जमीन से निकलने लगी। पर्पल और ब्लू एनर्जी उस जगह घूमने लगी जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। नेक्रोमेंसी एक्टिवेटेड, रेज डेड। जमीन कांप उगी, सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे और अगले ही पल मॉन्स्टर की शैडो धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगी। एमसी की आंखें हल्की सी फैल गईं। एमसी ऑलरेडी? क्योंकि नॉर्मली इतनी लो लेवल पर रेज डेड की सक्सेस रेट काफी कम होती थी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ नेक्रोमैंसर की पावर नहीं थी, उसके पास क्रोनोस की डिवाइन अथॉरिटी भी थी। काली धुंध के बीच से एक छोटा सा अनडेड क्रीचर बाहर निकला। उसकी आंखें नीली आग से जल रही थीं, शरीर शैडो एनर्जी से बना हुआ था और वो तुरंत एमसी के सामने घुटनों पर बैठ गया। अनडेड मॉन्स्टर धीमी आवाज में बोला, मास्टर। एमसी एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया। एमसी? हाँ? पिछली जिंदगी में भी अनडेड समन बोल नहीं सकते थे, कम से कम इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। तभी हवा में तैरता हुआ क्रोनोस जोर से हंस पड़ा। लगता है तुम अभी भी अपनी नई अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एमसी ने भौं सिकोड़ी। एमसी? क्या मतलब? क्रोनोस ने गर्व से अपनी मूंछ घुमाई। मौत और पुनर्जन्म, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। अब तुम्हारी नेक्रोमेंसी पहले जैसी नहीं रही। एमसी ने दोबारा उस अनडेड क्रीचर को देखा। उसे महसूस हो रहा था, यह समन पहले से अलग था, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे खतरनाक बात, इसके अंदर इंडिविजुअल विल का एक छोटा सा बीज मौजूद था। एमसी के होठों पर धीरे से मुस्कान उभर आई। एमसी मन ही मन सोचता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन उसी पल एंशिएंट गार्डन के अंदर से एक और आवाज गूंजी, ग्रा। पूरा जंगल हिल गया, पेड़ों से पक्षी उड़ गए, जमीन हल्की सी कांप उठी। एमसी की मुस्कान और गहरी हो गई। एमसी धीरे से बोलता है, और लगता है असली एक्सपेरिमेंट अब शुरू होने वाला है।